ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये π/4 की जगह इसको 1/2 करो। इस π/4 की जगह 1/2 और उसके बाद फिर हो जाएगा। जब π/4 करके मैं सॉल्व कर रहा था तो ऐसा आ रहा था, आई लेट लगा के i इज इक्वल्स टू आई आ जा रहा था बस, उसके बाद सॉल्व ही नहीं हो रहा था। लेकिन अगर इसको हम ऐसे करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है प्राची? हाँ सर, दे रही हूँ। ठीक है। ठीक है, फिर ये वाला टोटल 9 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5, तो ये आसान सा क्वेश्चन है। तो हमें 9 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पहले पे क्या क्या आ सकता है? सब कुछ आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पर कितने आ सकते हैं? 9 आ सकते हैं। 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 0 और 5। 0 और 5, यानी कि 2 एंट्रीज आ सकती हैं यहाँ पर। बाकी किसी पर कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे 10 की 10 आ सकती हैं, यहाँ पर भी 10 की 10 आ सकती हैं, यहाँ भी 10 की 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो ये हो गया 2 इंटू 9 दैट इज़ 18 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 7। हाँ सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ a है, वो एक इमेजिनरी क्यूब के अंदर घुस रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायग्राम क्या होगा। तो किसी भी रैंडम टाइम पे, लेट्स से ये हमारा क्यूब है, रैंडम टाइम पे x यूनिट अंदर है रॉड, तो फ्लक्स क्या होगा इस क्यूब के थ्रू? फ्लक्स इज बाय गॉस लॉ q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और q इनसाइड कितना है? ये वाला, तो लैम्डा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो फ्लक्स है वो लीनियरली वेरी होगा। ठीक है। अच्छा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये रॉड परफेक्टली अंदर हो जाएगी इस सर्कल, इस क्यूब के, तो उस मोमेंट पर मैक्सिमम पहुंच जाएगा जब x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। तो ये दिया हुआ है, ये तो सॉल्यूशन ही है। ठीक है, उसके बाद फिर फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बाहर निकलेगा तो लीनियरली घट जाएगा। क्या है समझ में? हाँ सर। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो a soldier positioned at point 1/2, 7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. ठीक है, then the nearest distance is, तो कुल मिला के हमें इस पॉइंट नियरेस्ट डिस्टेंस पूछी है ना, ये नहीं पूछा उसने कि कहाँ पे जाके वो गिरेगा, टकराएगा आयरन डोम। बस उसने ये पूछा है कि नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो मतलब हम ये कर्व प्लॉट करेंगे और इस पॉइंट से उसका नियरेस्ट डिस्टेंस बताएंगे। सो जो कर्व है दैट इज़ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3/2 प्लस 7। ठीक है, और जो पॉइंट है जिससे नियरेस्ट डिस्टेंस बतानी है दैट इज़ 1/2, 7। तो वैसे तो पता नहीं हमें किस टाइप का डायग्राम होगा, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि ये 0, 7 से गुजरेगा। सो 0, 7 से गुजरेगा और फिर बढ़ता हुआ है और रूट में है x की पावर 3/2, तो बढ़ेगा। लेकिन वैसे रैंडमली कुछ भी बना दो, है ना, नहीं समझ में आ रहा तो कुछ भी बना दो, इट डजेंट मैटर, हमें पता नहीं क्या ग्राफ है। ठीक है, अब एक पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पर 1/2, 7, तो यहाँ पर है वो कहीं पर 1/2, 7। तो इस पॉइंट से हमें इसकी नियरेस्ट दूरी बतानी है। किसी भी पॉइंट से किसी भी कर्व की नियरेस्ट दूरी तभी आती है जब उससे पॉइंट से जो नियरेस्ट दूरी हो वो टेंजेंट बन रही हो, मतलब नॉर्मल हो उस टेंजेंट के। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है प्राची? हाँ सर। ना? तो कुल मिला के लेट्स से हम एक पॉइंट मान लेते हैं कर्व पे, दैट इज़ अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा से हम इस लाइन का स्लोप लिख सकते हैं, उसको बोल देते हैं m1, और डिफरेंशिएशन की मदद से
इस टेंजेंट का स्लोप लिख सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं हम m2, और m1 इंटू m2 विल बी -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो m1 तो इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो dy/dx will be equals to 3/2 x to the power 3/2 minus 1, that is 1/2। कुल मिला के बस ये 3/2 रूट x। ठीक है, उस पॉइंट को हमने माना है अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 रूट अल्फ़ा। सो दिस इज 3/2 रूट अल्फ़ा एंड m2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे, 7 माइनस बीटा या बीटा माइनस 7 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस हाफ, अल्फ़ा माइनस हाफ इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अच्छा अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा जो ये ग्राफ दिया हुआ है, तो अल्फ़ा बीटा में एक रिलेशन वहाँ से आ जाएगा। तो देखना, इसको हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टू द पावर 3/2 प्लस 7। तो इस बीटा को हम एलिमिनेट करके अल्फ़ा लगा देंगे यहाँ पे, तो अल्फ़ा में इक्वेशन बनेगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया हमारे पास 3/2 रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की जगह रखा अल्फ़ा टू द पावर 3/2 प्लस 7 और फिर एक -7 कर दिया, तो यहाँ बच जाएगा अल्फ़ा टू द पावर 3/2। और ये अल्फ़ा -1/2 को इस तरफ ले गए, माइनस भी है तो 1/2 माइनस अल्फ़ा। ये हो गया हमारे पास 3 अल्फ़ा टू द पावर हाफ एंड अल्फ़ा टू द पावर 3/2 इज़ नथिंग बट अल्फ़ा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। उनसे 2 कट गया और ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक बनने के बाद ये हो गया 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग हो जाएगी यहाँ पे, 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर ये हो गया हमारे पास 3 अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1। तो यहाँ से अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो -1 और एक 1/3। तो -1 तो नहीं हो सकती क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है वहाँ पर, तो यही वाली वैल्यू हो गई। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/3 के करस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर अल्फ़ा है 1/3 तो बीटा क्या होगा, बीटा होगा 1/3 टू द पावर 3/2 प्लस 7। अब हमारा उद्देश्य क्या है, ये डिस्टेंस फाइंड करने का। तो ये वाला पॉइंट मिल चुका है हमें 1/2, ये तो दिया ही हुआ है, और अल्फ़ा का बीटा भी मिल गया। तो कुल मिला के निकाल देते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फटाफट निकालेंगे तो ये क्या होगा 7 माइनस बीटा, तो मतलब ये 7 कट जाएगा और ये बचेगा 1/3 टू द 3/2 टू द पावर स्क्वायर, तो क्यूब प्लस 1/2 माइनस बीटा 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 माइनस 1/3 इज 1/6, तो 1/6 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1/27 प्लस 1/36, 9 कॉमन है तो 9 बाहर आ गया, तो हो गया 1/3 और ये हो गया 1/3 प्लस 1/4, 7/12 हो जाएगा रूट के अंदर, तो 1/3 7/12, 12 को भी लिख सकते हैं 2√3, तो √7 6√3, तो √7 6√3 ये आंसर हो गया। ये आया समझ में? हाँ हाँ जी। क्या लग रहा था इसमें पहली बार देख के? सर वो पहले कॉल नहीं समझ में आ रहा था और फिर ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया हुआ है कि गिवन फिगर शोज फ्यू डेटा पॉइंट्स इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉर अ सर्टेन मेटल, सो द मिनिमम एनर्जी फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सर्फेसिस बताना है हमें। मिनिमम एनर्जी यानी कि कुल मिला के क्या बताना है, फाई नॉट। ठीक है, अच्छा ये लाइन दी हुई है तो थोड़ा सा एक इक्वेशन लिख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली, के मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट,
एच न्यू नॉट ही हमारा आंसर है, ठीक है। और यही ई वी नॉट के बराबर होता है। तो ग्राफ किस किस के बीच में है, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी वी नॉट वर्सेस म्यू के बीच में है। सो वी नॉट इज इक्वल्स टू एच बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, ठीक है। तो दिस कैन बी कंपेयर्ड विथ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हमें ये फाइंड करना है एच न्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो स्लोप जो है वो तो एच बाई ई के बराबर है, स्लोप की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे एच बाई ई एक कांस्टेंट है, तो स्लोप तो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, जाहिर सी बात है। तो ये बात समझ में आ गई। और वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो स्लोप, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो वाई इंटरसेप्ट चाहिए। वाई इंटरसेप्ट मिल गया तो सी मिल जाएगा हमें, और हमारा सी जो है वो हो जाएगा एच न्यू नॉट बाई ई, सी विल बी एच न्यू नॉट बाई ई, सो एच न्यू नॉट विल बी सी इंटू ई। ये समझ में आ रहा है, ऐसे अप्रोच किया होगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत ये है कि जैसे ये 6 दिया है और ये वी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, वी अननोन है। लेकिन ये पॉइंट में इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है, 5.5 कॉमा 0 दिया है। ये 0 थोड़ी हो सकता है ना, वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं है इसका। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है उस वजह से कि एक पॉइंट तो मिल गया हमें, ये वाला पॉइंट क्या है 5,0, ये वाला पॉइंट इसमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो कुछ नहीं कर सकते उसका। इसमें ये वाई कोऑर्डिनेट गलत टाइप हो गया इनसे। और अगर वाई कोऑर्डिनेट, वैसे तो हम ये निकाल सकते हैं, है ना, लेट से इसको बोल देते हैं कुछ वाई, 0 नहीं हो सकता, वो वाई बोल दिया। तो यहाँ से अपन इनका स्लोप निकाल सकते हैं, तो वाई निकल के आ जाएगा। और एक बार वाई निकल के आ गया तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख देंगे तो सी आ जाएगा। समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, तो इसको करना फिर सॉल्व। ठीक है सर। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि देर आर 3 कंटेनर्स C1, C2 एंड C3 फिल्ड विद द सेम मटेरियल एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर्स। तो कुल मिला के हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल्स हैं जिनके टेम्परेचर्स फिक्स्ड हैं। लेट्स से इसका टेम्परेचर बोल देते हैं T1, दूसरे वाले का T2 और तीसरे वाले का T3। व्हेन मिक्सड इन डिफरेंट क्वांटिटीज़, तो डिफरेंट इनके मासेस जब मिक्स किए गए तो फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है कि पहली सिचुएशन में कंटेनर 1 का 1 लीटर लिया, कंटेनर 2 का 2 लीटर लिया, तो फाइनल टेम्परेचर 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब इनका एक एक लीटर लेंगे तब क्या आएगा। तो पहले डेटा से इक्वेशन बनाते हैं। तो लेट्स से पहले कंटेनर का टेम्परेचर 60 से कम है, एक, क्योंकि जब अपन दोनों को मिक्स करेंगे पहले और दूसरे को, तो एक जो हीट लूज़ करेगा वो दूसरे की हीट को ऐड कर देगा। तो लेट्स से कि पहली सिचुएशन में C1 का टेम्परेचर है T1, वो तो पता है, मतलब वेरिएबल मान ही लिया हमने, और C2 का टेम्परेचर है T2। तो हम मान लेते हैं कि एक टेम्परेचर 60 से ज़्यादा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ऑफ कोर्स किसी का कम हो रहा होगा और किसी का ज़्यादा हो रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों का अगर 30-30 है, लेट्स से 60 से कम नहीं हो सकता दोनों का और 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता दोनों का, क्योंकि मिक्स करके फिर एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर आता है। तो हमने T1 को मान लिया 60 से कम और T2 को मान लिया 60 से ज़्यादा। ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिखने जाएंगे हम। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि हीट लॉस्ट बाय 1 इक्वल्स टू हीट गेन बाय 2। तो ऐसे लिखते हैं एम एस डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो पहले वाले में चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे तो मास और वॉल्यूम प्रोपोर्शनली है, तो पहले का मास है 1, ठीक है। स्पेसिफिक सेम ही है क्योंकि सेम मटेरियल है। तो पहले का मास है 1 और चेंज इन टेम्परेचर इज 60 माइनस T1, 60 माइनस T1, क्योंकि इस चीज़ को पॉजिटिव लिखना है। एंड यहाँ पर m कितना होगा 2 और T2 माइनस 60। ये समझ में आया। हाँ अब ये समझ में आया तो अपन डायरेक्टली सेकंड और थर्ड की इक्वेशन लिख देंगे। तो सेकंड की इक्वेशन क्या बनेगी, अब इनका ये टेम्परेचर 30 है, तो T1 को मान लेते हैं हम 30 से कम, और T2 को T2 बोलते हैं इसको, और T3 को मान लेते हैं 30 से ज़्यादा। सो इट विल बी 1 इंटू 30 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 33 माइनस 30।
ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ इसको देख के। 2 into 60 minus 51 or is equal to इज 1 इक्वल्स into 1 इंटू T3 minus 60. T3 माइनस 60। ठीक है, तो अब ये 3 इक्वेशंस बन गए हमारे पास। अब इन 3 इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो T1 T2 और T3 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, अब फाइनली ये जो लिखा हुआ है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा थीटा, तो फाइनल टेम्परेचर अपन कैसे निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 प्लस M3 S3 T3 डिवाइडेड बाय M1 S1 प्लस M2 S2 प्लस M3 S3। कुल मिला के वेटेड एवरेज ले लेते हैं टेम्परेचर का, तो M तीनों का बराबर है ना 1 1 1, और S भी तीनों का बराबर है क्योंकि सेम ही मटेरियल्स हैं, तो कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। समझ में आया? फाइनली ये टेम्परेचर हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये T1 T2 T3 कैलकुलेट करना और आंसर आ जाएगा। अब आ गए अपन इस वाले क्वेश्चन पर कि अ बैग कंटेन्स 5 balls ऑफ अननोन कलर्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड, then the probability that all the balls in the bags are red। तो ये किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लग रहा है पहली रीडिंग करके? इस पर नज़र फेरी तो ये किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लग रहा है? दो थ्योरम्स पढ़ी थी हमने। बेस थ्योरम का लग रहा है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्या होता है कि मतलब हम एक ही पाथ से जाते हैं, और बेस थ्योरम कहाँ आ जाती है कि हम फाइनल आउटपुट से जाके फिर कुछ अंदर की चीज़ पूछते हैं कि अगर ये है तो बताओ ऐसा होता कोई से स्टेप में ये हुआ होगा। कुल मिला के सबसे पहले तो अपन इसको समझते हैं कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, तो एक कुछ बहुत सारे इवेंट्स होंगे, उससे कुछ फाइनल आउटकम मिल रहा होगा। ठीक है, तो समझते हैं वो पाथ फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें लिखा है कि एक बॉल है, एक बैग है जिसमें 5 बॉल्स हैं, 2 3 4 5। उससे ड्रॉ की एक बॉल, तो वो आई क्या? रेड। तो हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सभी की सभी रेड होंगी इसमें। तो हम सारे इवेंट्स बनाते हैं जो जो पॉसिबल है कि एक रेड हो सकती है, 1 रेड। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 5 में से 2 रेड हो सकती हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी है 5 में से 3 रेड हो सकती हैं। चौथी पॉसिबिलिटी है 5 में से 4 रेड हो सकती है, और पांचवी पॉसिबिलिटी है 5 में से 5 रेड हो सकती हैं। अच्छा, 0 रेड नहीं हो सकती क्योंकि 100% रेड तो निकल के आई ही है हमारे पास। अच्छा, अब जो फाइनल आउटपुट आया है वो एक बॉल रेड निकल के आई है। तो अगर एक रेड बॉल होती तो रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 1/5। 2 रेड बॉल होती तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी थी 2/5। 3 होती तो 3/5। 4 होती तो 4/5। 5 होती तो 5/5। ठीक है। अच्छा, इनके अलावा, इन इवेंट्स के अलावा और कोई इवेंट पॉसिबल नहीं है, ये तो हमने जजमेंट से बता रहे हैं। तो इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इसके होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, क्योंकि देर आर 5 इवेंट्स, 1 2 3 4 5। इसके होने की भी 1/5, इसके होने की भी 1/5, इसके होने की भी 1/5, और इसके होने की भी 1/5। अब आ गया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो अब जो हुआ है उसने क्या पूछा है कि बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी कि सभी की सभी रेड हो जाए, मतलब कि ये वाला पाथ फ्लो पूछा है उसने, ये वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आंसर क्या होगा? 1/5 इंटू 5/5 डिवाइडेड बाय 1/5 इंटू 1/5 प्लस 1/5 इंटू 2/5 एंड सो ऑन। ये आंसर हो जाएगा इसका। हाँ सर, आ गया। ठीक है, फिर आ गया अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अ ब्लॉक स्टार्ट मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन with an angle of inclination 30 degree and with an initial velocity of v0। तो सिचुएशन है, हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर, और वहाँ पे हमने एक
ऊपर फेंका ब्लॉक, ऊपर मतलब घिसटाया, उसकी वेलोसिटी थी शुरुआत में v0. सो इट कम्स बैक टू इट्स फाइनल पोजीशन विद वेलोसिटी ऑफ v0 by 2. तो ये यहाँ से ऐसा गया होगा, एक मोमेंट्री कहीं पे रुका होगा ना, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी और फिर वापस आ गया होगा. तो जब वापस आ गया यहाँ पर, तब उसकी स्पीड थी इस तरफ v0 by 2. ठीक है. तो द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन इज I by 1000. तो हमें बताना है कि इस I की वैल्यू क्या होगी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाने की इच्छा हो रही है? क्या 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 चीज़ें आ रही हैं दिमाग में? सर एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, बस वही एक ही चीज़ है, क्योंकि वेलोसिटी भी दी हुई है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क में लूज़ हुआ होगा इसका, तभी इसकी स्पीड कम हो गई. ठीक है. अगर कोई भी लॉस नहीं हुआ होता तो जितनी जाती उतनी से ही आ जाती. इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क लूज़ हो गया हमारे डिस्प्लेसमेंट में. तो डिसिपेटिव फोर्स केवल फ्रिक्शन है, तो मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक x है. ठीक है. लेट्स से दिस इज़ पोजीशन 1, दिस इज़ पोजीशन 2, एंड जब ये लौट के वापस आ गया दैट इज़ पोजीशन 3. तो हम 1 से 2 में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, 2 से 3 में भी लगा सकते हैं, और 1 से 3 में डायरेक्टली भी लगा सकते हैं. तो देखते हैं क्या करना है हमें. तो चलो 1 से 2 में लगा देते हैं. तो 1 से 2 में लगाया तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 वर्क लग रहे हैं इसको. वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंड दैट मस्ट बी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 0, शुरुआत वाली है ½ m v0². वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, कोई शंका की बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि नेगेटिव होता है. तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा. ये म्यू एम जी कॉस थीटा कैसे लिखा है ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है. अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वो वर्क भी नेगेटिव होगा, तो माइनस एम जी साइन थीटा. ठीक है. तो ये इक्वेशन बन गई, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से हमें ½ mv0² की वैल्यू मिल गई. अब लगा देते हैं एक इक्वेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके 3 तक. वैसे 2 से लेके 3 तक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 1 से 3 लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. तो वर्क डन कौन कौन करेगा? अब ग्रेविटी का तो कोई वर्क नहीं है, क्योंकि लौट के वापस वहीं आ गया, केवल फ्रिक्शन की वजह से वर्क बचेगा. तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि जा भी रहा है और फिर लौट के भी आ रहा है, तो फ्रिक्शन तो हमेशा डिसिपेटिव ही रहता है. तो फ्रिक्शन फोर्स लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, यहाँ से यहाँ तक x और फिर वापस x, तो 2x इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ½ m v0 by 2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल ½ m v0 का स्क्वायर. ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है. 2 से 3 में भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी. फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है म्यू की वैल्यू, तो कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो एम वी नॉट एलिमिनेट कर सकते हैं, ये ½ mv0² आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं. तो वी कैन राइट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ½ mv0², और ये किससे घट रहा है? ये 1/4 ½ mv0 से घट रहा है, तो 1/4 माइनस 1 इज़ 1/4 माइनस 1 इज़ माइनस 3/4. सो दिस इज़ माइनस 3/4 ½ mv0², और ½ mv0² की वैल्यू ये थे, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया. तो ये हो गया म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री प्लस एम जी साइन 30 डिग्री. ठीक है. दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री 2x. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है. एक गड़बड़ ये है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करना भूल गए, यहाँ पे x भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करना भूल गए, वो कितना होगा? ये तो एम जी साइन 30 डिग्री, x भी आ जाएगा यहाँ पर भी x, और यहाँ पर भी x. तो x कैंसिल हो जाएगा और पूरी की पूरी इक्वेशन बचेगी म्यू में. म्यू की वैल्यू हो जाएगी वो 346 होगी.
ठीक है, समझ में आया? ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है बस। हाँ सर। हाँ यार, ये वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई किया, मेरे को क्लिक नहीं हुआ ये कि कैसे करना है, तो इसको देखते हैं बाद में। इस पे आते हैं अब। यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मुझे साइन। एक बार ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन का ये पूरा इंटीग्रेशन में समझा दीजिए। ये जब भी आता है हाँ इंटीग्रेशन में मुझसे होता नहीं है। देखना हाँ तो इसमें देखना, इसमें क्या है, इसमें अपन कुछ फॉर्मूला ही नहीं है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते अनटिल अनलेस वैल्यू ना पता चले हमें। तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। मतलब इंटीग्रेशन को भूल गए और हमने y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x को प्लॉट किया और लिमिट्स देख ली सबसे पहले कि x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, पाई से 2 पाई तक, तो हम वहीं अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो y इक्वल्स टू 2 sin x का ग्राफ बना लेते हैं, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि 2 लग गया है यहाँ पर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पहुँचेगी और मिनिमम वैल्यू कहाँ पहुँचेगी, -2। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हमें पता होती कि 0 से 1 के बीच में है अगर, तब तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब कोई भी वैल्यू लेट से 0.5, तब तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाता। या थोड़ी सी नेगेटिव है लेकिन -1 के उधर नहीं है, लेट से -0.7, तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाता। लेकिन अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है और 2 आ सकता है। हमें अपनी स्टडी कहाँ से कहाँ कंसंट्रेट करनी है, पाई से लेके 2 पाई तक। तो पाई से लेके 2 पाई तक ग्राफ कैसा है, ये नीचे वाला, तो मतलब -1 वैल्यू आ सकती है, -2 वैल्यू आ सकती है और 0 वैल्यू आ सकती है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक -1 आ सकती है। तो -1 के करस्पॉन्डिंग, -1 कब होगा, 2 sin x, जब sin x की वैल्यू -½ हो जाए, यानी कि पाई से π/6 ज़्यादा, तो ये क्या होगा, पाई प्लस π/6, सो दैट इज़ 5π/6। सिमिलरली ये वाला क्या होगा, ये होगा 2 पाई से π/6 कम, सो 2 पाई माइनस π/6 इज 11 π/6। ठीक है, अच्छा अगर ये ग्राफ पाई से π/6 के बीच में है, तब इसकी वैल्यू 0 से लेके -1 तक है। तो मतलब इसका अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, कोई भी वैल्यू जो 0 से -1 के बीच में है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, तो क्या वैल्यू आएगी, -1। यानी कि ये जो लिखा हुआ है, दिस इज -1 इफ वी आर कंसिडरिंग पाई से लेके 5π/6। ये बात समझ में आई? हाँ सर। पक्का? तो मैं इस इंटीग्रेशन को तोड़ के लिख देता हूँ कि अगर हम पाई से 5π/6 के बीच में बात कर रहे हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है दैट विल बी -1, तो -1 dx हो गया। ठीक है, अब 5π/6 से लेके 11π/6 तक बात कर रहे हैं जब, तब वैल्यू क्या होगी, तब वैल्यू होगी -2, क्योंकि ये -1 से -2 के बीच में, अगर कोई भी नंबर -1 से -2 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2। तो अगली जो टर्म है दैट इज़ 5π/6 से लेके 11π/6, दैट विल बी -2 dx। और फिर जब ये 11π/6 से 2 पाई के बीच में, तब कितनी वैल्यू होगी, -1, मतलब यही वाला आएगा। इसको डबल कर सकते हैं या उसको अलग से भी लिख सकते हैं। तो बस कुल मिला के हमें ये कैलकुलेट करना है। समझ में आया प्राची? सर एक बार ये 11π/6 बता दीजिए। अच्छा 11π/6 कैसे आया? नहीं 11π/6 से 2 पाई तक। अच्छा 11, देख सबसे पहले तो 11π/6 से 2 पाई के बीच में जो साइन का अपना फंक्शन है, जो ग्राफ है, दैट इज बिटवीन -1 से 0। ये देखो, तो मतलब इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, इन पे पढ़ने वाली किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, तो वो -1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको अलग से लिखेंगे, मतलब एक तीसरी टर्म भी आएगी, दैट विल बी 11π/6 से लेके 2 पाई,
और यहाँ पर क्या आएगा -1 dx। अच्छा, जितनी दूरी पाई से 5π/6 के बीच में है उतनी ही दूरी 11π/6 से 2π के बीच में सिमेट्री से दिख रहा है। हाँ तो हाँ जब हम सर। ये इंटीग्रेशन तो सेम ही है, इंटीग्रेशन क्या -x आने वाला है, ये भी -x आने वाला है। तो जब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे जिनके बीच की दूरी सेम है तो वो दोनों सेम हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। हाँ सर। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि देयर आर टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स A and B. One is projected vertically upward with a speed of √2gh from the ground, while the other is dropped from height h along the same vertical line. The collision between them is perfectly inelastic. ठीक है, द टाइम टेकन, inelastic का मतलब टकरा के वो चिपक जाएंगे, perfectly inelastic का ये मतलब है। ये पकड़ लिया था प्राची, perfectly inelastic। सर हाँ। ठीक है, so the time taken by them to reach the ground after the collision in terms of √h/g। ठीक है, अच्छा तो इसमें अगर हमें ये पता चल जाए कि वो टकरा कहाँ पे रहे हैं, ठीक है, लेट्स से ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो टकरा कहाँ पे रहे ये पता चल जाए तो हमें इसकी स्पीड पता चल जाएगी और इसकी स्पीड पता चल जाएगी, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से ओवरऑल दोनों की स्पीड निकाल लेंगे और फिर तो वो एक ही पार्टिकल की तरह रहेगा, दोनों एक ही पार्टिकल हो जाएंगे। लेट्स से यहाँ पे स्पीड आई तो टकराने के बाद की स्पीड पूछी है तो फिर टाइम पूछा है तो फिर वो तो निकाल देंगे आराम से। कुल मिला के सबसे बड़ा काम है हमें ये निकालना कि वो टकरा कहाँ पे रहे। ये बात मतलब समझ में आ रही है? अगर टकराना मिल गया तो वेलोसिटी मिल जाएगी इसकी, लेट्स से v1, इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी v2। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसानी से हम ऐसा कर सकते हैं, रिलेटिव के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा के। कि हमने क्या किया, एक को रेस्ट पे मान लिया, ऊपर वाले को रेस्ट पे मान लिया, दिस इज एट रेस्ट, तो ये चल रहा है ना, ये तो शुरुआत में रेस्ट पे ही था, तो ये तो चल रहा है, कितने से चल रहा है, √2gh से। अब इसको इससे टकराने के लिए यहाँ तक पहुँचना है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, h। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे यहाँ पर, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², और ये रिलेटिव में लगाएंगे। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन भी रिलेटिवली नीचे ही है g, इसका भी रिलेटिवली नीचे ही है g, तो दोनों कट जाएंगे, वो तो दोनों का एक्सीलरेशन एक दूसरे के टर्म्स में 0 है, तो रिलेटिव में एक्सीलरेशन विल बी 0। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है इसे h, u कितना है इसका शुरुआत में √2gh, और समय निकल के आ जाएगा। सो यहाँ से टाइम आ गया टकराने का √h/g, 2h √h/2g। ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो इसका असलियत में तो ये यहाँ पहुँचा नहीं है, असलियत में तो ये थोड़ा चला होगा और ये थोड़ा चला होगा, बट अब हमें टाइम मिल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इतने टाइम में ये वाला ऊपर से नीचे कितने में गिरेगा, है ना, ये कितना गिरेगा, तो लगा दिया s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। इस पे लगा रहे हैं, अब नीचे वाले डायमेंशन को पॉजिटिव मान लिया, तो s कितना है, s है यहाँ पर निकालना है, u कितना था इसका 0, और हाफ तो हाफ है, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो g इज़ पॉजिटिव एंड t² यानी कि इसका स्क्वायर, दैट इज़ h/2g। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास h/4। इसका मतलब ये ट्रैवल करेगा h/4 और ये ट्रैवल करेगा 3h/4। ठीक है, अब हमें वेलोसिटीज़ भी चाहिए ताकि हम मोमेंटम के कंजर्वेशन से फिर उसकी ओवरऑल वेलोसिटी निकाल पाएँ। तो v1 कैसे निकलेगी, इस पर लगेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v इज़ व्हाट, निकालना है हमें v1, u क्या है √2gh, एक्सेलरेशन नीचे साइड है तो -g, टाइम कितना है h/2g का रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √2, मतलब मैं केवल कोफिशिएंट देख रहा हूँ, -1/√2, और क्या रहेगा √gh, हो गया 2 - 1 1/√2 इंटू √gh। तो ये v1 स्पीड मिल गई हमें, दिस इज √gh/2। सिमिलरली v2 मिल जाएगा, v2 लगा दिया, v2 इज इक्वल्स टू u प्लस at, इसकी तो 0 है, एक्सेलरेशन नीचे की साइड g, टाइम इज h/2g, तो ये हो गया h/gh/2।
तो गनीमत से दोनों की स्पीड सेम आ गई, दोनों की स्पीड सेम आ गई, मतलब कि टकराते टाइम ये भी उतनी स्पीड से ही लड़ रहा है, ये भी उतनी स्पीड से ही लड़ रहा है। दोनों का मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम 0, क्योंकि एक एम दूसरे एम को कैंसिल कर देगा। दोनों का मास सेम दिया हुआ है क्योंकि आइडेंटिकल है। इसका मतलब टकराने के बाद ये मोमेंटरी रुक जाएंगे। तो मोमेंटरी रुक गए तो इसका मतलब कुल मिला के ये सिचुएशन ऐसी बन गई कि ये मोमेंटरी रुक गए यहाँ पर, और अब इनको नीचे गिरना है। तो नीचे गिरना है, कितना नीचे गिरना है? 3h/4, टाइम निकल जाएगा। सो S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो इनिशियल स्पीड 0 क्योंकि मोमेंटली रुक गए, डिस्प्लेसमेंट इज 3h/4, हाफ इज हाफ, एक्सीलरेशन इज g डाउनवर्ड्स t²। तो यहाँ से 2 t की वैल्यू आ गई। टकराने के बाद का टाइम पूछा है तो √3/2 h/g। तो ये हो गया। समझ में आए? हाँ सर। ठीक है, इसको एक बार खुद से करके देखना। क्या बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट बहुत सारी तेज़ी से कर दिया मैंने, इसलिए कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। ओके, तो और प्राची और कैसे टेस्ट दिया आज? कितने मार्क्स है? आज टेस्ट दे दिया था मैंने। अच्छा ठीक है, कल देंगे ना? हाँ ठीक है चलो, ठीक है प्राची, मिलते हैं फिर, है ना? और क्वेश्चन भेज देना मुझे। हाँ सर। बाय अब बाय। मैं टेस्ट के उसी दिन भेज दिया करूँगी, मतलब हर टेस्ट में 1-2 डाउट तो निकलते ही। हाँ, उसी दिन भेजा कर, तो ताकि उसी दिन क्या रिफ्रेश रहता है ये, हाँ उसी ठीक दिन हो जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। है। हाँ सर ठीक है। ओके प्राची, बाय बाय। बाय।